नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता मेघ आए। तो बहुत अधिक देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा मेघ आए। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं कविता पाठ से। कविता कुछ इस प्रकार से है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो बहुत ही सुंदर कविता है यह जो कविता है मेघ आए, यह कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों के आसमान में छाने पर उनका मानवीकरण करते हुए पारिवारिक संबंधों में उन्हें बात कर अपनी एक सुंदर सी कल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की है, तथा मेघों को मेहमान या फिर कहना चाहिए कि दामाद कह करके उन्हें संबोधित किया है। तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है इस कविता में। वर्षाकालीन ऋतु का यहाँ पर वर्णन है, जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं और उस वक्त गांव का ग्रामीण परिवेश का जो वातावरण होता है वह कैसा होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश जो है वह फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जब बारिश आने के संकेत मिलते हैं तो गांव का वातावरण कैसा होता है, कितने हर्षोल्लास से परिपूर्ण होता है, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। तो अभी हमने कविता पाठ की और अब हम इसके बाद इस पद्यांश में, यहाँ पर यह पूरी कविता नहीं है, यह कविता का एक छोटा सा अंश है, अर्थात पद्यांश है, या इसे हम काव्यांश भी कहते हैं। तो अब हम इस पद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो आइए जानते हैं शब्दार्थ क्या है। मेघ अर्थात बादल, संवर अर्थात सज कर, बंठन अर्थात श्रृंगार कर, बयार अर्थात हवा, पाहुन अर्थात अतिथि। शब्दार्थ के बाद आइए जानते हैं इस पद्यांश का संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता मेघ आए से लिया गया है, जिसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। संदर्भ के बाद आगे बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आसमान में बादलों के छा जाने पर गांव के वातावरण का वर्णन किया है। बादलों के छाने से ग्रामीण परिवेश में उत्पन्न हर्षोल्लास का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। प्रसंग के बाद अब आगे बढ़ते हैं भावार्थ की ओर। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से वर्षाकालीन ऋतु का वर्णन किया है। जिस वक्त वर्षाकालीन ऋतु में जब आसमान में बादल छाने लगते हैं तो उस समय का यहाँ पर वर्णन है। कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात आसमान में मेघ अर्थात बादल बहुत ही बन ठन के अर्थात सज कर, श्रृंगार कर, सज धज कर आ गए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर वेश बादलों ने धारण किए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। हम देखते हैं कि जब जब वर्षा ऋतु में आसमान में बादल छाते हैं तो हवाएं भी तेज होने लगती हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनके स्वागत में आगे आगे नाचती हुई गाती हुई बयार चली, अर्थात हवा भी मस्त होकर चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कवि ने आगे कहा है कि मेघों के सौंदर्य को निहारने के लिए ऐसा लगता है कि मानो मेघों के सौंदर्य को निहारने के लिए लोगों ने अपने खिड़कियां और दरवाजे खोल लिए हैं। प्रत्येक गली का, हर गली का यही एक नज़ारा है, यही दृश्य है कि लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर मेघों को निहार रहे हैं। अर्थात यहाँ पर सभी ग्रामीण लोग जो हैं खिड़कियां दरवाजे खोलकर बारिश की उस पहली बूंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस अर्थ को कवि ने काल्पनिक भावार्थ यह दिया है कि मेघ इतने सज धज के संवर के आए हुए हैं, आसमान में छाए हैं
कि उनके स्वागत के लिए उनके आगे नाचती गाती हुई हवा भी मस्त होकर चल रही है और उनके रूप सौंदर्य को, बादलों के रूप सौंदर्य को निहारने के लिए लोगों ने प्रत्येक गली में, हर गली गली में अपने खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि आगे कहता है कि मेघों के आकार प्रकार को और जिस प्रकार से वे आसमान में छाए हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि गांव में शहर से कोई सज धज कर कोई अतिथि आया है, अर्थात कोई मेहमान शहर से गांव में सज धज कर श्रृंगार कर आया है, जिसे देखने के लिए लोगों ने हर गली गली में अपने खिड़की और दरवाजे खोल लिए हैं तथा हवा जो है उसके स्वागत में मस्त गाती नाचती हुई उसके आगे आगे चल रही है। अब पद्यांश के भावार्थ के बाद आगे बढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। पद्यांश में कवि द्वारा वर्षा ऋतु में आकाश में बादलों के घिर आने का अति मनोहारी वर्णन किया गया है। मेघ को अतिथि, हवा को प्रिया कहकर और संपूर्ण गांव को अतिथि के स्वागत के लिए उत्साहित चित्रित किया गया है। यह वास्तव में प्राकृतिक कल्पना से परिपूर्ण कविता है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कविता में मानवीयकरण अलंकार है। बड़े बन ठन के, खिड़कियां खुलने लगी गली गली में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में चित्रात्मकता है। आगे आगे गली गली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहीं पर इसी के साथ हमारा मेघ आए कविता का प्रथम पद्यांश समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस कविता के दूसरे पद्यांश की ओर। तो आइए पढ़ते हैं कविता का दूसरा पद्यांश। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो सबसे पहले तो इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ पर एक दृष्टि डालेंगे। उचकाए अर्थात ऊंची करते हुए, घाघरा अर्थात लहंगा, बाकी अर्थात तिरछी, चितवन अर्थात दृष्टि, ठिठकी आश्चर्य से ठहरी हुई, घूंघट ओढ़नी से मुंह ढकना, सरके सरकना या खिसकना। तो यह तो था इस पद्यांश का शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। संदर्भ के बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बारिश के आने से पूर्व के मौसम का वर्णन किया है, जैसे वर्षा आने से पूर्व धूल भरी आंधी का चलना, तेज हवाओं से पेड़ों का झुकना इत्यादि। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की। तो आइए जानते हैं प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ क्या है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जब आसमान में बादल छाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं तो अधिकांशतः पेड़ झुकते हैं, कभी उठते हैं। तो उन्हें देखते हुए कवि कहते हैं कि बादल आकाश में सज धज कर आ गए हैं, आंधियाँ चलने लगी हैं और तेज हवाओं के चलने से पेड़ झुक गए हैं और तेज हवाओं के चलने से पेड़ झुक गए हैं। उन झुके हुए पेड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे पेड़ गर्दन उचका कर अर्थात ऊंची कर और कभी नीची करते हुए मेघों की ओर झांकने लगे हैं, उन्हें देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, अर्थात जब हवाएं चलती हैं तो रास्तों की धूल ऐसे गोल घूमते हुए एक गोला सा बनाते हुए उड़ती है। तो उसे देखकर कवि कल्पना करते हैं और कहते हैं कि जब मेघ आए हैं तो मेघों के आने से, यहाँ पर कवि ने मेघों को अतिथि कहा है, एक ऐसे अतिथि जो शहर से गांव में आए हैं। तो कवि कहते हैं कि मेघों के आने से जब तेज हवाएं चलती हैं और धूल उड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो
अतिथि के आगमन से उत्साहित होते हुए धूल जो है उसे यहाँ पर एक ग्रामीण कन्या के रूप में ग्रामीण कन्या कहा गया है कि मानो कोई गांव की कन्या मेघों के आने के उत्साह में अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। आगे कवि कहते हैं कि नदी भी मेघों को तिरछी नज़र से, बाकी चितवन अर्थात तिरछी नज़र से निहार रही है, देख रही है और उसकी नज़र जो है मेघों पर जाकर ठहर गई है। ऐसा लगता है कि मानो स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हों। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ आसमान में छा गए हैं, अर्थात मेघ जो हैं बड़े बनठन के सज धज कर, संवर कर, श्रृंगार कर, सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर वेश धारण कर आकाश में छा गए हैं। भावार्थ के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। पद्यांश में कवि ने वर्षा से पूर्व के वातावरण का यथार्थपरक, मनोहारी तथा सुंदर काल्पनिक चित्रण किया है। पेड़ों का गर्दन उचकाकर देखना, धूल का घाघरा उठाकर भागना, नदी का तिरछी नज़र से मेघों को देखना कवि की कल्पनाओं की सरस अभिव्यक्ति है। भाव सौंदर्य के बाद आते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। कविता में नाटकीयता है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए बड़े बनठन के में अनुप्रास अलंकार है। पेड़, नदी, धूल का मानवीकरण किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता तथा प्रवाहमयता है। तो मेघ आए कविता के इसी पद्यांश के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कक्षा अवश्य पसंद आई होगी और बहुत जल्द प्रस्तुत होती हूँ आप सभी के समक्ष अपनी अगली कक्षा में आगे के 2 पद्यांशों के साथ। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।